हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम एग्जाम सीरीज में टेक्सटाइल फैब्रिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी हो सकते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। आज हम जो बात करेंगे वो आपके शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंगली बात करेंगे, उन्हें अच्छी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लॉक प्रिंटिंग एंड क्रॉस डाइंग की ब्लॉक प्रिंटिंग और क्रॉस डाइंग की विशेषता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ब्लॉक प्रिंटिंग की। ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है वो आपके हैंड के अकॉर्डिंगली की जाती है और उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिनके थ्रू आप आसानी से ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं। और ये आपके फैब्रिक के जो पीस होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे कैसा भी डिजाइन हो, उसके अकॉर्डिंगली वो आराम से बनाए जा सकते हैं। और ये आपके यूनिक डिजाइन में भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और ब्लॉक प्रिंटिंग्स तो वो होते थे जैसे लकड़ी की कोई भी एक शेप कट होती थी और उसके ऊपर ही कोई डिजाइन खुरदरा बना होता था और उसे रंगों पे डिप करके और कपड़े पे डिजाइन किया जाता था। ये आपके अलग अलग शेप में हो सकते हैं, जैसे गोल, स्क्वायर में, ट्रायंगल, और भी अलग अलग डिजाइन्स के मिलते हैं। इनके जो प्रिंट होते थे वो आपके ज्योमेट्रिकल भी हो सकते हैं, फ्लोरल भी हो सकते हैं। और ब्लॉक प्रिंटिंग करने के लिए जब भी हम किसी कपड़े पे ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं तो हमें एक फ्लैट सरफेस एरिया चाहिए होता है, उसके ऊपर हमको फैब्रिक को बिछा करके और उसके बाद ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। ये आपके चादरों पर, टेबल कवर पर, दुपट्टे, साड़ियाँ और भी जो भी ड्रेसेस होती हैं उन पे आसानी से की जा सकती है। जैसे अगर आपको हैंकरचीफ्स वगैरह पे भी डिजाइन करनी है, ब्लॉक प्रिंटिंग करनी है, तो आप आसानी से ब्लॉक प्रिंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग आपके जो भी छोटे फैब्रिक होते हैं उन पे भी आसानी से उस डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। ये आपके जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपके बड़े साइज में भी और स्मॉल साइज में भी आसानी से मिल जाते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो आपके बॉर्डर वाले डिजाइन होते हैं वो भी आसानी से आपको अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आता है हमारा क्रॉस डाइंग। क्रॉस डाइंग में जो भी कलर होता है उसी के अंदर आपका फैब्रिक डिप करके और उसे कलर किया जाता है। ये आपके जो फैब्रिक होता है, जैसे आपके जो दो रेशो से तैयार किए जाते हैं उन पे कलर करने के लिए किया जाता है। जैसे आपके कॉर्सवुल हो गया, टेरिकॉट हो गया, सेल्यूलोज हो गया, एसीटेट रेशे हो गए, इन पे डाइंग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। जब भी हम क्रॉस डाइंग करते हैं तो क्या, जैसे ये आपके उन फैब्रिक्स पे किया जाता है जो दो रेशो से मिला करके तैयार किए जाते हैं। तो जो दो रेशे तैयार किए जाते हैं उनमें भी ऐसा होता है कि अगर कुछ रेशे तो ऐसे होते हैं जो कलर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ रेशे ऐसे होते हैं जो कलर को जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो जो कलर को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो तो डार्क हो जाते हैं, और लेकिन जो नहीं कर पाते वो हल्के से लाइट कलर के होते हैं, तो उनके अंदर भी एक अलग सा शेड आ जाता है। तो वो भी एक तरीके से बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। क्रॉस डाइंग आपके डिफरेंट कलर से भी तैयार की जाती है, जैसे एक ही फैब्रिक पे अलग अलग कलर का यूज करके भी आसानी से बनाए जा सकते हैं और इनके अंदर बहुत सारे शेड्स का भी यूज किया जा सकता है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, एनी वन स्टेबलाइजिंग फिनिशिंग एप्लीकेबल फॉर लिनन फैब्रिक। लिनन फैब्रिक में प्रयुक्त कोई एक स्टेबलाइजिंग परिसज्जा, मतलब लिनन वस्त्र पर एक ऐसी परिसज्जा बतानी है जो स्टेबलाइजिंग हो। जैसे आपके सिंजिंग भी हो सकता है, मॉइस्चराइजिंग भी हो सकता है और ब्लीचिंग भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हमने ब्लीचिंग के बारे में बताया है। ब्लीचिंग क्या होता है, जो आपका फैब्रिक होता है उसके अंदर एक व्हाइटनेस लाता है, जैसे कोई भी दाग धब्बे वगैरह लगे हैं तो उनको भी आसानी से मिटा देता है और उसका जो नेचुरल कलर है उसको अच्छे से क्रिएट करता है। और उसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी होती है तो वो हटाई जाती है आपके लिनन मटेरियल पर। जो ब्लीचिंग होती है उसके अंदर आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यूज करते हैं तो आपके जो फैब्रिक होता है उसके अंदर व्हाइटनेस भी आ सकती है और आपका जो उसकी सूखने की क्षमता है वो भी अच्छी हो जाती है और वो दिखने में और उसकी फिनिशिंग दोनों ही अच्छी हो जाती है। उसी तरीके से अगर मॉइस्चराइजिंग करेंगे तो जो भी फैब्रिक होता है तो उसकी जो सतह होती है वो सुंदर भी हो जाती है, कोमल भी हो जाती है और चिकनी और चमकदार दिखने लग जाती है। ये कुछ ऐसी परिसज्जाएं हैं, मतलब ऐसी फिनिशिंग है जिनके थ्रू आप लिनन फैब्रिक को और ज्यादा चमकदार और आकर्षक बना सकते हैं।
फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है वेब फॉर्मेशन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन वोवन फैब्रिक्स। बिना बुने वस्त्र के निर्माण में जाल निर्माण। नॉन वोवन फैब्रिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टिंग होती है वो आपके शीट्स पर या वेब पर की जाती है। ये आपके जो फैब्रिक्स होते हैं ये आपके स्टेपल्स भी हो सकते हैं और फिलामेंट फैब्रिक्स भी हो सकते हैं, जैसे आपके कॉटन के, वूल के, एसीटेट, रेयॉन, नायलॉन और पॉलिस्टर वाले या फिर ग्लास फाइबर्स जो होते हैं उन सबको मिलाकर भी तैयार ये सारे हो सकते हैं। जैसे ये रेशे होते हैं उनको एक रेजिन खंड में एकत्रित किया जाता है, फिर उसके बाद एक्रिलिक या फिर जो दूसरे बंधन प्रक्रियाएं होती है उनमें मिलाया जाता है। उसके बाद जो आपका रेशा है वो तैयार होता है, जैसे आपका जो जाल निर्माण है वो तैयार होता है। और जो वेब फॉर्मेशन है वो आपके जो विशेष तकनीकें होती है उन पर निर्भर करती है कि वो किस तरीके से तैयार की गई है, उनके अंदर कौन कौन से फाइबर्स का यूज किया गया है और वो प्रोसेस क्या क्या है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है गिनिंग प्रोसेस ऑफ कॉटन फाइबर्स। कपास तंतु की गिनिंग प्रक्रिया क्या है। जब भी कपास के जो कोए होते हैं, मतलब जो उनके बीज होते हैं, उसमें से रेशे को निकाला जाता है और उनके बाद उसको औटा जाता है। तो जब भी हम उसकी क्लीनिंग करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे धूल होते हैं, पत्तियां होती हैं और लकड़ियां या फिर छाले, बीज वगैरह होते हैं। तो उनको साफ करने के लिए इसमें कई ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे आपके हैंड गिनिंग होती है, रॉड एंड प्लैंक मेथड से की जाती है और फिर उसके बाद मशीन गिनिंग की जाती है। जो हैंड गिनिंग होती है इसमें जो कपास होती है उसको दो बेलनों के बीच में रखा जाता है। जो इसके अंदर एक बेलन होता है वो बहुत ही भारी होता है, मतलब लोहे का बना होता है, और जो दूसरा होता है वो लकड़ी के खुरदरे हिस्से से बना होता है। इन दोनों बेलनों को कपास के ऊपर बारी बारी से चलाया जाता है और तब तक चलाते हैं जब तक कि जो उसके बीज है वो रेशों से अलग ना हो जाए। फिर उसके बाद आती है आपके रॉड एंड प्लैंक मेथड। इस मेथड में एक रॉड का यूज किया जाता है और एक प्लैंक का यूज किया जाता है। जो रॉड होती है वो आपके लोहे की या फिर पीतल की भी हो सकती है और ये काफी भारी होती है, और जो इसकी लेंथ होती है वो 10 इंच से 12 इंच तक हो सकती है। और जो प्लैंक होता है वो लकड़ी का बना होता है और जो उसकी लेंथ होती है वो 8 इंच से 10 इंच तक होती है और जो उसकी विड्थ होती है वो 5 इंच होती है और जो उसकी मोटाई है वो 2.5 इंच से लेकर के 3.5 इंच तक हो सकती है। इसमें जो कपास होता है उसको प्लैंक के ऊपर रख करके और फिर रॉड से दबाया जाता है और जिससे क्या जो कपास है उसके रेशे अलग हो जाते हैं और बीज अलग हो जाते हैं। उसी तरीके से फिर लास्ट होता है हमारा मशीन गिनिंग। जो मशीन गिनिंग होती है उसमें क्या होता है कि जो भी कपास के अंदर अशुद्धियां होती हैं और जो बीज होते हैं उनको अलग किया जाता है मशीन के थ्रू। इसमें जो मशीन होती है उसमें बड़ी बड़ी धारियां लगी होती हैं और जिनके थ्रू आसानी से जब भी वो घूमती है तो वो रेशों को अलग कर देती है और जो भी उसके अंदर गंदगी वगैरह होती है उनको अलग कर देती है। और इसके अंदर दोनों के लिए अलग अलग एरिया होता है, जैसे जो भी रेशे होते हैं उनके लिए अलग एरिया बना होता है और जो गंदे या फिर जो बीज वगैरह होते हैं उनको एकत्रित करने के लिए एक अलग पात्र बना होता है। जैसे ही उनको इकट्ठा कर दिया जाता है उसके बाद तेज हवा या फिर तेज हवा के झोंके डाले जाते हैं, जिससे क्या रुई के अंदर कोई भी अशुद्धियां वगैरह या फिर कोई और भी ऐसे धूल वगैरह होती है तो वो निकल जाती है। ये तो थे कॉटन फाइबर्स में जो गिनिंग प्रोसेस किया जाता है उसके बारे में। क्योंकि जब भी हम कॉटन फाइबर्स बनाते हैं या फिर जो भी उनसे रेशे तैयार किए जाते हैं तो बहुत सारी ऐसे डस्टिंग वगैरह होती है जिनको क्लीन करने के बाद ही रेशे तैयार किए जाते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोसेस किए जाते हैं, उन्हीं में से एक प्रोसेस है आपका गिनिंग प्रोसेस। तो इसके बारे में हमने डिटेलिंग में जाना। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज टर्न पर इंच टीपीआई इन अ यार्न मीन्स। सूत में टर्न पर इंच का अर्थ क्या है। जो टीपीआई है इसका यूज ज्यादातर आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में किया जाता है और ये मेजर करता है कि जो भी यार्न है उसके जो ट्विस्टिंग है वो कितनी है और वो पूरा कैलकुलेशन करता है कि जो नंबर ऑफ ट्विस्टिंग है वो कितने पर इंच पर की गई है। क्योंकि जो फैब्रिक होता है उसकी जो मजबूती होती है, उसकी कार्य क्षमता और सुंदरता और सूक्ष्मता और जो उसके अंदर महीनता होती है वो ज्यादातर फैब्रिक की ट्विस्टिंग पर ही निर्भर करती है। जितना फैब्रिक की ट्विस्टिंग अच्छी होगी, मतलब जो उसके अंदर गैप वगैरह कम होगा, उतने ही जो फैब्रिक है वो आपका मजबूत रहेगा और लंबे समय तक चलेगा। फिर हमारे पॉइंट आता है नेचुरल डाइज। वह रंग जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम नेचुरल डाइज कहते हैं। प्रकृति में जो भी संसाधन पाए जाते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे हो गए, फूल पत्तियां हो गई, जीव जंतु हो गए, खनिज हो गए, इन
सबसे जो भी कलर पाए जाते हैं वो आपके नेचुरल डाइज में आते हैं। ये आपके 3 तरीके से डिवाइड किए गए हैं, जैसे आपके वेजिटेबल डाइज हो गए, एनिमल डाइज हो गए और मिनरल डाइज हो गए। वेजिटेबल डाइज में तो आपके जैसे फूल पत्ती हो गए, जड़ हो गई, कलियां हो गई, छाल हो गए, टहनियां हो गई, इन सब से जो कलर प्राप्त किए जाते हैं वो आपके नेचुरल डाइज में आते हैं। इनमें आपके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको भी यूज किया जाता है, जैसे जामुन हो गया, अनार हो गए, आंवला हो गए, इन सब से भी कलर बनाए जाते हैं। उसी तरीके से जो हमारे एनिमल डाइज होते हैं उनमें जो एनिमल से जो कलर मिलते हैं उन्हें हम एनिमल डाइज कहते हैं। ये आपके चींटियों के थ्रू, मछलियों से, कीट पतंगे जो होते हैं उनसे आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर आपके मिनरल डाइज हो गए, जो आपके जितने भी धातु होते हैं उनसे जो रंग मिलते हैं वो आपके मिनरल डाइज कहलाते हैं। ये आपके हरा हो सकते हैं, खाकी, पीला, नीला, भूरा रंग, इन सब रंग को हम मिनरल डाइज से प्राप्त कर सकते हैं। प्राकृतिक डाइज में ऐसे और भी कई थिंग्स हैं जिनका यूज करके हम डिफरेंट कलर्स को बना सकते हैं। फिर हमारा पॉइंट आता है फिलामेंट फाइबर्स। फिलामेंट फाइबर्स वो होते हैं जो आपके अनलिमिटेड लेंथ के होते हैं या फिर इन्फिनिटेड लेंथ के होते हैं, उन्हें हम फिलामेंट फाइबर्स कहते हैं। फिलामेंट फाइबर्स जो होते हैं वो कंटिन्यू चलते रहते हैं। ये वे फाइबर्स होते हैं जो आपके नेचुरल से भी प्राप्त किए जा सकते हैं और सिंथेटिक से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे नेचुरल में तो आपके जो सिल्क होता है वो आपके फिलामेंट फाइबर्स में आते हैं और सिंथेटिक में आपके नायलॉन फाइबर्स जो होते हैं वो आपके सिंथेटिक फाइबर्स में आते हैं। फिलामेंट फाइबर्स को मेजर करने के लिए यार्ड या फिर मीटर का यूज किया जाता है और सिल्क को फिलामेंट रूप में प्राप्त करने के लिए जो उसका सोर्स है वो है उसका कोकून। सिल्क के जो रेशे होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, उनसे जो भी फैब्रिक तैयार किया जाता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है क्योंकि वो स्टेपल फाइबर से तैयार किए जाते हैं इसलिए। और जो नायलॉन होता है वो केमिकल के थ्रू रेशों को तैयार करते हैं और ये भी आपके स्टेपल फाइबर्स में ही आते हैं। इसमें केमिकल के थ्रू इनकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है और कम किया जा सकता है। इनसे जो भी फैब्रिक तैयार किए जा सकते हैं वो आपके डेकोरेटिव भी हो सकते हैं और नॉर्मल फैब्रिक्स भी हो सकते हैं। फिर आता है हमारा पॉइंट स्टेपल फाइबर्स। स्टेपल फाइबर्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और लिमिटेड होते हैं। ये आपके कॉटन के हो सकते हैं, वूल के हो सकते हैं, जूट के हो सकते हैं और भी ऐसे फाइबर्स जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उनमें मैक्सिमम जो फाइबर्स होते हैं वो आपके स्टेपल फाइबर्स ही कहलाते हैं। नेचुरल फाइबर्स में सिर्फ एक फाइबर ऐसा है जो आपका फिलामेंट फाइबर है, वो आपका सिल्क होता है। बाकी जितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं वो मैक्सिमम आपके स्टेपल फाइबर्स ही कहलाते हैं। उसी तरीके से मैनमेड फाइबर्स में आप विस्कस, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये आपके स्टेपल फाइबर्स होते हैं। स्टेपल फाइबर को मेजर करने के लिए हम इंचेस और सेंटीमीटर का यूज करते हैं। इन रेशो से जो भी फैब्रिक तैयार किए जाते हैं वो उनमें क्या होता है कि क्लीनिंग ज्यादा देनी पड़ती है और इन्हें सॉफ्ट करने के लिए केमिकल का यूज किया जाता है। ये तो थे टेक्सटाइल फैब्रिक्स में एग्जाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में भी हम कुछ और ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस यूजफुल रह सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।